अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। नावल का नाम है तायर लाहौती, मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज। और आप सुनेंगे आज किस्त नंबर 20। जब तक पुलिस वकार और अली इमरान से बातचीत में मसरूफ़ थी, वकार ने मलिहा को इशारा कर दिया था कि वो घर में महफूज नहीं है। प्रोग्राम के मुताबिक उसे ऊपर ही ऊपर पड़ोस में भेज दिया जाए। सब ख़वातीन लाउंज में खड़ी पुलिस, वकार, अली इमरान और पाशा के दोस्तों के माबैन होने वाली बातचीत सुन रही थी। तलाशी तो पाशा के हर ठिकाने पर होगी, मगर हमारे पास इतला यही है कि लड़की यही है। बेहतर है आप लोग ताउन करें, वरना दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। पुलिस ऑफिसर अली इमरान से कह रहा था, आपको गलत इतला मिली है, लड़की यहाँ नहीं है, यहाँ तो एक छोटी सी दावत हो रही है। अली इमरान बहुत एतमाद से बात कर रहे थे। इतला गलत नहीं है, हम तलाशी लेना चाहते हैं, ऑफिसर ने कतई अंदाज में कहा। वकार ने उसी लम्हे मलिहा को इशारा कर दिया था और वो लाउंज के रास्ते से ऊपर दौड़ गई थी। पुलिस घर के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल हो गई थी और कमरो निसा के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया था। सबीहा बेटे, मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। वो सोफे पर ढह गई थी। सबीहा फ़ौरन पानी लेने दौड़ पड़ी थी। वो पानी पी रही थी कि मलिहा दौड़ती हुई वापस आ गई थी। भाभी ऊपर नहीं है, उसने सरगोशी में सबीहा को बताया। ऊपर नहीं है? सबीहा हैरान रह गई। वहीं होंगी, इधर उधर खड़ी होंगी, वो भी सरगोशी में बोली। जल्दी जाओ, इससे पहले कि पुलिस ऊपर पहुंच जाए, उसने उसी तरह सरगोशी में मलिहा को कहा। मैं सब जगह देख कर आ रही हूँ, मलिहा ने झल्ला कर जवाब दिया। ये ऊपर जाने का रास्ता है, अमीर बख्श ऊपर देखो। उसी लम्हे ऑफिसर की आवाज़ गूंजी। सिपाहियों के बूटों से जीना लर्जने लगा और इससे कहीं ज़्यादा नीचे खड़े लोगों के दिल। कमरुन्निसा ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगी। ऑफिसर छड़ी बगल में दबाए रिवॉल्वर हाथ में उछालते हुए इधर उधर टहल रहा था। वकार और अली इमरान अपनी जगह इस्तादा खड़े थे। परेशानी उनके चेहरों से भी वाज़ेह थी। सर, लड़की ऊपर नहीं है, एक सिपाही ने नीचे आकर इतला दी। मगर लड़की को इधर ही होना चाहिए, ऑफिसर अपनी जगह अड़ा हुआ था। सर, ऊपर सिर्फ 2 कमरे, एक बाथरूम है, ओवरहेड टैंक है और कुछ नहीं है, सिपाही ने मुअद्दबाना अर्ज़ की। ओवरहेड टैंक भी देखो, टॉर्च है? ऑफिसर ने पूछा। केस कुछ इस तरह का है कि कुछ भी मुमकिन हो सकता है, उसने सिपाही से कहा। सिपाही दोबारा बाहर चला गया। आपका ख्याल है वो टैंक में कूद गई होंगी? सबीहा ने चिढ़कर कहा। हालांकि उसका दिल बैठा जा रहा था, आखिर वो कहाँ गई? ना भी कूदी हो, धक्का भी दिया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर ने मशीनी अंदाज में टका सा जवाब दिया। मदीहा का बच्चा रो रहा था, वो उसे लेकर लान में चली गई। तौबा इस्तग़फ़ार, कमरुन्निसा ने ऑफिसर के अंदेशे पर बेसाख्ता कहा था। अंदर से बेहद परेशान थी। ऊपर नहीं है तो कहाँ है? सर, लड़की ऊपर नहीं है, अच्छी तरह देख लिया है। सिपाही दोबारा वापस आ गया था। तुम लोग गाड़ी में बैठो, क़याबा ने शमशीर चलना है। ऑफिसर ने एक मरतबा फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए हुक्म दिया। बाकी दूसरे सिपाही भी नीचे आ चुके थे। हुक्म सुनते ही बगैर रुके बाहर निकल गए। ठीक है बाजी, हम चलते हैं। आप लोग कितनी ही होशियारी करें, लड़की तो फिर भी बाजियाब हो ही जाएगी। वो इतना कहकर बाहर निकल गया। अरे कहाँ चली गई वो? कमरुन्निसा ने मलिहा की तरफ देखा। सबीहा ने फ़ौरन उनके मुंह पर हाथ रख दिया। अम्मा, पुलिस अभी यहीं है, क्या कर रही हैं? वो बदहवास होकर कह रही थी। वकार और अली इमरान भी ऑफिसर के पीछे चले गए थे। कमरुन्निसा दिल पकड़कर बैठ गई थी। सबीहा और मलिहा उनके दाएं बाएं बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ियों के रवाना होने की आवाज़ें सुनाई दी और उसके फ़ौरन बाद अली इमरान अंदर लाउंज में आ गए। वकार कहाँ हैं? मलिहा परेशान होकर उठ खड़ी हुई। यहीं हैं, आ रहे हैं, अली इमरान ने तसल्ली दी। मलिहा, तुम खुद उसे ऊपर छोड़ कर आई थी? अली इमरान ने पूछा। जी इमरान भाई, मैं उनको मगर ये भी कहकर आई थी कि अगर ख़तरा हुआ तो उन्हें पड़ोस में पहुँचा देंगे। ऊपर छत से बराबर में उतरा जा सकता है। मलिहा को फ़ौरन ही ध्यान आ गया था। तो फिर चलो पड़ोस से मालूम करते हैं। ज़ाहिर है वो इसके अलावा जा भी कहाँ सकती है, उन्होंने कदरे इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। आओ सबीहा, तुम भी आ जाओ, उन्होंने मलिहा के साथ बाहर निकलते हुए बीवी से कहा। सबीहा ने माँ की तरफ देखा। चल रही हैं अम्मा मसूद के घर? बल्कि आप ही को जाना चाहिए। हाँ हाँ चलती हूँ, खुदा करे वो वहीं हो। वो बहुत परेशान थी। तीनों अली इमरान के पीछे पीछे चल पड़ी। अम्मा आप परेशान ना हो, वो वहीं होंगी, सोचें जा भी कहाँ सकती हैं। मलिहा ने माँ का हाथ थामकर बहुत मोहब्बत के साथ तसल्ली दी। पड़ोसी के गेट तक अली इमरान पहले पहुंचकर काल बैल का बटन दबा चुके थे और तीनों माँ बेटियों के पहुंचने तक गेट खुल चुका था और बिल्लू गेट से बाहर झांकते हुए बड़ी हैरानी से उन्हें देख रहा था। तुम्हारी माँ हैं बेटा अंदर? कमरुन्निसा ने बेताबी से पूछा। नहीं, मम्मी तो नहीं है आंटी, मम्मी पापा मसूद हीरा सब इस्लामाबाद गए हुए हैं।
फूफो है, आ जाए आप लोग, अंदर आ जाए। उसने एक तरफ होकर उन्हें रास्ता दिया। अली इमरान उसी तरह पुश्त पर हाथ बांधे खड़े रहे। आप भी आ जाएं भाईजान। बिल्लू ने उन्हें मतवज्जा किया तो उन्होंने कदरे हिचकिचाते हुए कदम बढ़ा दिए। बिल्लू की फूफो सामने ही नज़र पड़ गईं। काल बैल की आवाज़ पर वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ज़रूर बराबर ही से कोई आया होगा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। उन्होंने कमरुन्निसा को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अच्छी हो? कमरुन्निसा ने तकल्लुफ़ से पूछा। उनकी नज़रें इधर उधर तवाफ़ कर रही थीं। जी शुक्र है, आएँ इधर ड्राइंग रूम में आ जाएं। आज तो गालिबन कोई तकरीब थी आपके यहाँ। मैं बिल्लू से कह रही थी कोई दावत वगैरह हो रही है। देख लें, पड़ोसियों को पूछा तक नहीं। उन्होंने सबीहा और मलिहा की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अरे दावत कैसी नाइमा, सब पता चल जाएगा तुम्हें। हमसायों से क्या छुपाना, ज़रा एक गिलास ठंडा पानी पिलवा दो मुझे। वो सोफ़े पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। बिल्लू और अली इमरान भी ड्राइंग रूम में आ चुके थे। बिल्लू, आंटी के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। नाइमा ने फ़ौरन ही बिल्लू से कहा था। वो उल्टे पाँव बाहर चला गया था। नाइमा, तुम यहाँ मेरे पास बैठो, कमरुन्निसा बदिक्कत तमाम बोलीं। वो बहुत निढाल थीं। नाइमा उठकर उनके करीब आ बैठी। अब वह सबीहा और कमरुन्निसा के दरमियान थी। बिल्लू पानी ले आया था और गिलास कमरुन्निसा को थमा दिया था। नाइमा हैरान नहीं, मुंतज़िर थी। उनको इल्म था कि वो सब क्यों आए हैं, इसीलिए वो इत्मीनान से हथेली गाल के नीचे और कोहनी जानों पर टिकाए बैठी थी। कमरुन्निसा ने पानी बहुत बेताबी से पिया था और पानी पीकर ज़रा सांस दुरुस्त करने लगी थी। सबीहा और मलिहा बहुत मुस्तरिब सी खुले दरवाजे से बाहर दूर तक देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद नज़र पड़ जाए, जबकि अली इमरान टांग पर टांग रखे बहुत तकल्लुफ़ से बैठे किसी ध्यान में गुम थे। वो नाइमा, हमारी बहू तो नहीं आई इधर? मेरा मतलब है आपके घर। कमरुन्निसा बिलाखिर बोल पड़ी। आपकी बहू? क्या आपने पाशा की शादी कर डाली? नाइमा ने चौंकने की अदाकारी की। हाँ, बस सादगी से निकाह कर दिया था। कमरुन्निसा ने मुजरिमों की तरह नज़रें झुकाकर जवाब दिया। मगर आपकी बहू यहाँ हमारे घर क्यों आएगी? मैं समझी नहीं। नाइमा ने उलझन जाहिर की। सबीहा मलिहा के चेहरे फीके पड़ गए। साफ जाहिर था वो यहाँ नहीं आई। सच कहो, कमरुन्निसा का दिल बैठने लगा। मैं भला आपसे मजाक करूँगी, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि कोई गड़बड़ हो गई है। सबीहा बेटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कमरुन्निसा ने सबीहा का शाना दबोच लिया। नाइमा ने एक निगाह कमरुन्निसा पर डाली। उन्हें यकदम जैसे तरस सा आ गया। उसने अली इमरान की तरफ देखा। वो खाला जान, मुझे इस मजाक पर माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं आप उसी लड़की को अपनी बहू कह रही हैं जो कुछ देर पहले आपकी छत पार करके हमारी छत पर आई थी। अब कहाँ है? कमरुन्निसा के सारे हवास चार्ज हो गए। वो चली गई। चली गई? सब ने बदहवास होकर नाइमा की सूरत देखी। मुझे तो सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था। उसने मुख्तसर जो कुछ बताया उसकी रोशनी में मैंने उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा और ना ही उससे सवाल जवाब किए। मुझे बस वो लाई की हमदर्दी महसूस हुई थी। नाइमा धीरे धीरे बता रही थी। लेकिन क्या उसने ये नहीं बताया कि वो जा कहाँ रही है? कमरुन्निसा तो गया नुचड़ कर रह गई थी। शायद वो अपने घर ही गई है। जवाब मशकूक था। खुदा करे वो अपने घर ही गई हो। अली इमरान इतनी देर में पहली मर्तबा गोया हुए। उसका घर तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। चलो इमरान, उसके घर चलते हैं। कमरुन्निसा बेताबी से कह रही थी। अम्मा, अगर वो अपने घर गई है तो घबराने की कोई बात नहीं। रात बहुत हो गई है, सुबह चलेंगे। हमारे बिरादर ने जो कुछ उनके साथ किया है वो हमारा इस्तकबाल फूलों के हार पहनाकर नहीं करेंगे। उसके घर जाना मजाक बात नहीं है। अम्मा, आप क्या समझ रही हैं? अली इमरान सास को समझाने लगे। लेकिन उससे मिले बगैर देखे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। वो जो कहेंगे सुन लूँगी, धक्के देंगे खा लूँगी। मगर तुम चलो बच्चियों, तुम घर चलो। मैं और इमरान महनूर के घर होकर आते हैं। नाइमा बाजी, आप ही अम्मा को समझाएं। अब आपसे कुछ छुपा हुआ तो नहीं है? सबीहा ने कहा। खाला जान, आप इन सब की बात पर गौर कर लें। गलत नहीं कह रहे। ख्वामखा कोई बड़ी बदमज़गी हो सकती है। नाइमा ने सबीहा की बात रखी। तुम सब कुछ कहो, मगर मुझे अपनी तसल्ली करना है। उसके घर वाले तो उस पर अपने घर के दरवाजे बंद कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं गई हो। बस मैं यही देखना चाहती हूँ, वो वहाँ गई है या नहीं। तुम लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मेरी उसकी नानी से बात हुई थी। मुझे उन लोगों के ख्यालात पता हैं। अरे मुझे पंखे लग रहे हैं। सुबह तक जाने क्या हो जाए, बस मेरी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है अम्मा, मगर कुछ देर आप ठहर जाएं। हो सकता है पुलिस वहाँ मौजूद हो। मैं आपको वहाँ ज़रूर लेकर जाऊँगा, आप मुतमईन हो जाएं। अली इमरान ने तसल्ली दी। पुलिस वहाँ क्यों जाएगी? वो उलझ गई। आपको सब पता चल जाएगा। आइए पहले घर चलते हैं। अली इमरान ने अपनी जगह से उठकर कमरुन्निसा को शानों से थाम कर बहुत मोहब्बत और एहतराम से कहा। अरे आप लोग बैठें, कुछ चाय ठंडा वगैरह। सबीहा मलिहा तो मुद्दतों बाद आई होंगी पड़ोस में। मैंने तो बहुत अरसे बाद इनकी सूरतें देखी हैं। नाइमा उठते हुए बोली। तो तुम भी तो बाहर ही रहती हो, सूरतें कैसे देखो एक दूसरे की। बस अब हम चलते हैं। चाय फिर अच्छे वक्तों में आकर पी लेंगे। फ़िलहाल तो बस ये दुआ करो मैं बच्ची की सूरत देख लूँ।
वो उठते हुए बोली, जी अम्मा ठीक कह रही हैं, सबीहा ने कहा। इस वक्त तो परेशानी की कोई हद नहीं है। हाँ दुआ करो, खुदा करे बच्ची घर ही गई हो, कमरुन्निसा ने कहा। इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा, हौसला रखें आप लोग। घर पहुंचने की घंटा भर बाद अली इमरान और वकार कमरुन्निसा के साथ ताहिर अली के घर गए थे, मगर वहाँ बड़ा सा ताला मुँह चिढ़ा रहा था। कमरुन्निसा को तो गोया गश आने लगे। अगर वो अपनी नानी के यहाँ भी गई तो किस तरह? रात देखो कितनी हो चुकी है, मेरा तो दिल डूब रहा है। अम्मा वो कोई छोटी सी बच्ची तो नहीं है, समझदार है। वैसे उसकी नानी का घर कहाँ है? अली इमरान ने उनके बर्फ़ होते हाथ थाम लिए। ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर अंदाज़ा है कि यहाँ से काफ़ी दूर है, पैदल का रास्ता तो नहीं है। और उसे इस वक्त कौन सी बस टैक्सी मिली होगी? हो सकता है वो यहीं आई हो, मगर ताला देखकर पड़ोस में चली गई हो, वकार ने कहा। हाँ ये हो सकता है वो सैयद साहब के यहाँ चली गई हो। कमरुन्निसा चौंक पड़ी। सैयद साहब? अली इमरान ने पूछा। तुम्हारे ससुर के मिलने वालों में से हैं, बल्कि दोस्तों में से हैं। पहली मर्तबा मैं उनकी बीवी के साथ ही महानूर के यहाँ गई थी। ज़रूरी भी नहीं वो वहाँ ही गई हो। आप कुछ पूछेंगी तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा, मज़ीद तमाशा ही बनेगा। तो इतना ही पूछ लेते हैं कि हमसायों के यहाँ ताला क्यों पड़ा है। अगर वो सैयद साहब के यहाँ होगी तो उनकी बीवी खुद ही बता देंगी। बड़ी अच्छी सलाम दुआ है मेरी उनसे, उन्हें बहुत कुछ पहले ही पता है। कमरुन्निसा बसीद हुई। मगर अम्मा इतनी रात को उन्हें सोते से जगाना कुछ अजीब नहीं? आखिर वो ये तो पूछेंगी ना कि इतनी रात को हम ताहिर अली के यहाँ क्यों जाना चाहते हैं। वकार ने उन्हें समझाने की कोशिश की। कोई कुछ भी सोचता रहे, मुझे परवाह नहीं, मुझे तो बस बच्ची की सूरत देखना है, वरना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। वक्त बहुत ख़राब है बेटे, जवान बच्ची है, खूबसूरत है, और अब हमारी इज्जत है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर वो यहाँ भी नहीं हुई तो जो कहानी अब तक छुपी हुई है कल दोपहर से पहले नशर हो जाएगी। वकार ने फिर समझाया। सैयद साहब की बीवी बहुत वज़ादार औरत है, मैं उन्हें खामोश रहने को कहूँगी तो वह उम्र भर इस मौजू पर बात नहीं करेंगी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। कमरुन्निसा की बेकली कोई दलील दूर नहीं कर सकती थी। अली इमरान और वकार ने गोया हार मान ली। ठीक है अम्मा, आपकी जैसे मर्ज़ी। चंद लम्हों बाद सैयद साहब के घर की काल बैल का बटन पुश किया था। दरवाज़ा सैयद साहब ने खोला था। कच्ची नींद से उठे थे, इसलिए आंखें फाड़ कर आने वालों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं हूँ पाशा की माँ। कमरुन्निसा ने आगे आकर उन्हें मुश्किल से निकाला। जी जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अंदर आ जाएं आप लोग। वो यकलख्त परेशान हो गए। रात बहुत हो गई है, इतनी रात को आपकी नींद ख़राब की माफ़ी चाहूँगी। बस इस वक्त तो ये मालूम करना था कि आपके हमसाए ताहिर अली क्या कहीं गए हुए हैं। उन्होंने ये कहते हुए आस भरी नज़रों से उनकी सिमत यूँ देखा गोया वो कुछ और ही कहेंगे, मसलन ये कि वो लोग अगरचे कहीं गए हुए हैं मगर इस वक्त महानूर हमारे घर में है, वगैरह वगैरह। जी ये लोग तो कई रोज़ से गए हुए हैं। वाइफ बता रही थी कि शायद ताहिर अली अपने ससुराल गए हुए हैं, बच्चियों और बीवी के साथ। खैरियत तो है ना भाभी? अब वो मुकम्मल तौर पर हवासों में आ चुके थे। आप अंदर तो तशरीफ़ लाएं। नहीं बस इस वक्त तो मैं चलूँगी, अपने इस वक्त आने का मकसद फिर कभी बताऊँगी। अच्छा सभी घर वाले गए हुए हैं? उन्होंने फिर बड़ी उम्मीद से सैयद साहब की सिमत देखा। जी जी ज़ाहिर है, बच्चियों को छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। मेरा ख्याल है वहाँ कोई तकरीब होगी तभी सब के सब गए हैं, वरना ताहिर अली कहाँ जाते हैं, उनकी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। सीधे साधे अंदाज में जवाब आया। जी अच्छा मैं चलती हूँ, भाभी को सलाम कहिएगा, नाहक आपको परेशान किया। वो डूबते दिल के साथ कहते हुए पलट गई। वकार और अली इमरान ने आगे बढ़कर सैयद साहब से हाथ मिलाया। कमरुन्निसा के कदम मन भर के हो चुके थे, उनका दिल चाह रहा था चीखें मार कर रोने लगे। इतनी अंधेरी रात, हू का आलम, बस इससे आगे सोचते हुए दिमाग सुन सा होने लगता था। अली इमरान और वकार उनकी कैफियत को महसूस कर सकते थे, इसलिए वो कतई खामोश थे, बल्कि ये कहना सही था कि वो उनको मुखातिब करते हुए डर रहे थे। एक क़यामत का सामना है। पाशा तो ना हमारा यकीन करेगा और ना महानूर के घर वालों का, वो तो हशर कर देगा। कहाँ जा सकती है इतनी रात को? आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया? कितना समझाया था और समझ भी गई थी, फिर ऐसा क्यों किया? अब तो वो किसी की ब्याहता है, अच्छा है या बुरा है तो अब उसी की। मुझे तो हौल उठ रहे हैं, कहीं कुछ कर ना बैठे, बस यही धड़का है, वो मुसलसल बोल रही थी। अम्मा अब वो इतनी भी नादान नहीं, ज़ाहिर है जो कुछ हुआ वो उस पर दिल से राज़ी नहीं थी। उसे जैसे ही मौका मिला उसने हर चीज़ पर आज़ादी को तरजीह दी। जब वो पाशा के हाथों से निकल गई तो क्यों अपनी जान देने लगी? यह अमल तो बेबसी की आखिरी इंतहा पर किया जाता है। अब जबकि वो आज़ाद है तो मौत की बातें क्यों सोचेगी? वो पढ़ी लिखी समझदार है, उसने आज तक अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की है, आइंदा भी उसे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। आप बिला वजह की सोचों से खुद को परेशान ना करें। वकार ने बहुत धीमी आवाज़ में उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन अब तो वो मेरी बहू है, क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए?
وہ بچوں کی سی मासूमियत से सवाल करने लगी। परेशानी की बात तो है अम्मा, लेकिन ये इत्मीनान रखिए वो जो कदम उठाएगी अपनी बेहतरी के लिए उठाएगी और किसी अपने के ठिकाने पर ही जाएगी। इतने खतरात से गुजरकर वो मज़ीद ख़तरा हरगिज़ मोल नहीं ले सकती। वो तसल्ली के लिए मुनासिब तरीन अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्या करूं? अब मेरे दिल को सब्र नहीं आ सकता जब तक ये मालूम ना हो जाए कि वो खैरियत से है। उन्हें समझाना अब वाकई मुश्किल था। अली इमरान और वकार हार मानकर खामोशी से रास्ता तय करने लगे। बाबा को मना कर दो और पराठे ना डाले, बहुत हैं, बड़ी अम्मा ने हाट पॉट में झांकते हुए रीबा से कहा, जो कुर्सी खींचकर बैठने ही वाली थी। आरफा, ये आमलेट लो ना, इस तरह क्यों बैठी हो? ये लो, मज़ाहिर भी आ गया। रात 3 बजे घर आया था, जाने कौन सी ड्यूटियाँ लग गई हैं। रात को खबर नहीं कब सोया होगा। अब फिर ड्यूटी का चक्कर। बच्चा हल्कान नज़र आ रहा है। बेटे, ये कौन सी ड्यूटियाँ शुरू हो गई हैं? क्या आज भी रात को देर से आओगे? बड़ी अम्मा ने नाश्ते के लवाजमात उनके सामने सरकाते हुए पूछा। अभी कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता यह है कि आज इतनी देर नहीं होगी। आप सो जाया करें, देर तक ना जागा करें, आखिर घर तो आना ही है। वो उजलत भरे अंदाज में कहकर नाश्ता करने लगे। ये भी खूब कही, जागा ना करूं, जब तक सब बच्चे घर ना हो मुई नींद कहाँ आती है। और फिर तुमने भी काम तो वो निकाल लिए हैं कि मानो जान सूली पर लटकी होती है। बेटे, वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। मैंने अपनी नींदें वीरान की हैं तो तुम्हें यहाँ देखा है। वो कदरे नाराज़ लहजे में गोया हुई। डर कर अपने हक़ से दस्तबरदार होना भी खुद पर जुल्म है बड़ी अम्मा। वो गिरफ़्तार तो हो गया है, दुआ करें अगले मरहले भी साथ खैरियत के तय हो जाएं। उन्होंने गोया धमाका कर दिया था। जो जहाँ था सन्नाटे में बैठा रह गया। ज़हीर बहुत इन्हमाक से अखबार देख रहे थे। उन्होंने अखबार टेबल पर रखकर ताज्जुब से मज़ाहिर की शक्ल देखी। आरफा ने हाथ में पकड़ा नवाला वापस प्लेट में रख दिया। पहले माँ की तरफ फिर मज़ाहिर की तरफ यूँ देखा जैसे जो कुछ सुना समात का धोखा था। उस वक्त अजहर, मज़हर और इजहार मौजूद नहीं थे। ताहिर अली का नाश्ता भी ऊपर ही भिजवा दिया था। उन्हें सुबह नमाज के फ़ौरन बाद नाश्ता करने की आदत थी। क्या बोले तुम? गिरफ़्तार हो गया है? और हमारी बच्ची? बड़ी अम्मा हक्का बक्का उनकी सूरत देखते हुए पूछ रही थी। वो आपकी बल्कि किसी की भी बच्ची नहीं है। अगर वो आपकी बच्ची होती तो आप इतनी खामोशी से उस दरिंदे के हवाले कभी ना करते। उसका यहाँ मौजूद किसी शख्स से कोई रिश्ता नहीं है। मज़ाहिर नाराज़गी से कहकर चाय का घूंट भरने लगे। तो भैया, हमने कब हवाले की? हवाले नहीं की तभी तो हमारी नाक चोटी काट गया। बड़ी अम्मा के औसान कदरे बहाल हुए तो वो भी नाराज़गी से गोया हुई। मज़ाहिर जवाब में खामोश रहे। बेटे, इतना तो बता दो वो किस हाल में और कहाँ है? आरफा के लहजे में बला की तड़प थी। बस रहने दे पुप्पो, वो जहाँ होगी अच्छे हाल में होगी। मज़ाहिर ने लहजे में थोड़ी रसानियत पैदा करने की कोशिश की। फ़िलहाल तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, मगर जल्द पता चल जाएगा। वो बहुत मुतमईन अंदाज में कह रहे थे। लो, तो फिर उसकी गिरफ़्तारी का क्या फ़ायदा जब यही नहीं पता कि बच्ची कहाँ है? बड़ी अम्मा के मुंह से निकल गया। अजब बेइख्तियारी की कैफियत थी। आप लोग तो अपने फ़ायदे नुकसान के बाज़ार बंद कर चुके हैं, याद रहे। वो फिर साबका अंदाज में गोया हुआ। ये कुदरती सी बात है मज़ाहिर, वो मौजूद है, ज़िंदा है, ज़हनों से कभी निकाली नहीं जा सकती। अब ये तो नहीं कि उसकी खबर से भी दिलचस्पी ना रहे। ज़हीर ने भी खुश्क अंदाज में मज़ाहिर को कुछ जताया। उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर अपनी नापसंदीदगी ज़ाहिर की। फितरी बात थी कि दिलचस्पी तो उन्हें भी थी कि वो कहाँ है। यह भी नहीं होना चाहिए। वो उसी अंदाज में गोया हुए। तो फिर तुम्हें उसकी गिरफ़्तारी का जिक्र भी नहीं करना चाहिए था, ज़हीर ने ऑफ मूड में कहा। वो तो मैंने इसलिए किया है कि आप लोग जाने उसे कौन सी मावराई मखलूक समझ रहे थे और डर रहे थे, और आसानी से हार मानकर एक जीती जागती ज़िंदगी उसे सौंपकर फातिहा पढ़कर आराम से बैठ गए थे। ज़हीर कोई सख्त जुमला बोलना चाह रहे थे, मगर इसलिए ज़ब्त किया मुबादा मज़ाहिर नाश्ता छोड़कर उठ जाएं। बहरहाल ये तो उन्हें अंदाज़ा था वो किस कदर जान खपा रहे हैं। जैसे ही उसका कुछ अता पता लगे, बेटे फ़ौरन मुझे बताना, आग लगी हुई है मेरे कलेजे में। आरफा की आवाज़ भरा रही थी। मज़ाहिर ने फिर नरूठेपन से कोई जवाब देना चाहा, मगर जैसे उन्हें आरफा पर तरस आ गया, बस खामोशी से नाश्ता करते रहे। इतनी देर हो गई उसे गिरफ़्तार हुए, उसने अभी तक नहीं बताया कि बच्ची कहाँ है। बड़ी अम्मा बोले बिना रह ना सकी। मज़ाहिर फिर खामोश रहे। जवाब तो बहुत थे, मगर ज़ब्त करना पड़ा। कुछ हिफ्ज़ मरातब भी आड़े आ रहे थे, वरना जवाब तो बड़े मुनासिब सूझ रहे थे। गिरफ़्तारी के बाद तुमसे बातचीत हुई उस नाहंजार की? आरफा ने पूछा। जी, हो चुकी मुलाकात, मज़ाहिर ने रसानियत से जवाब दिया। तो तुम ही ने पूछ लिया होता कि कहाँ है वो बदनसीब। आरफा ने बमुश्किल आंसू ज़ब्त किए। चल जाएगा पता इंशाल्लाह, लेकिन मैं अब माहनूर को आप लोगों के पास हरगिज़ नहीं लाऊंगा। रिश्ते ख़त्म तो बस ख़त्म। वो कुर्सी धकेलकर उठ खड़े हुए। आरफा ने बहुत बेबसी से मज़ाहिर की सिमत देखा था। रात तो वेटिंग रूम में कट गई थी, बस अब उसे किसी ऐसी गाड़ी में बैठना था जो उसे इस सफाक शहर से बहुत दूर पहुंचा सके।
एक बुज़ुर्ग खातून को वो मुसलसल जाए नमाज पर बैठा देख रही थी। यही ख्याल आ रहा था कि सफ़र के सिलसिले में उनसे रहनुमाई ले। वो भी उसे तन्हा ही दिखाई दे रही थी, कोई उनके आसपास आता जाता दिखाई नहीं दिया था। और किसी से पूछते हुए अंदर के खौफ माने थे कि पता नहीं किस भेस में कौन हो। वो बड़ी हिम्मत करके उनके करीब आकर बैठी थी। वो तस्बीह पढ़ रही थी। चादर से चेहरा तकरीबन छुपा हुआ था, मगर हाथों से उनकी रंगत और सूरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उसके करीब बैठने का उन्होंने नोटिस लिया था और उसके चेहरे पर नज़रें जमा दी थीं। उसने बहुत आहिस्तगी से सलाम किया था। बुज़ुर्ग खातून ने तस्बीह का सिलसिला मौकूफ़ करके बहुत धीमी और पुरवकार आवाज़ में जवाब दिया था। आप कहाँ जा रही हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। यहाँ से तो हैदराबाद जाऊँगी, उसके बाद वहाँ से थर, मेरा घर वहीं है, उन्होंने जवाब दिया। थर? उसने हैरत से खातून की सिमत देखा। इतनी महज़्ज़ब नफीस खातून, कहाँ वो वीरान लक्कोदक सहरा? आपकी फैमिली वहीं आपके साथ होती है? उसने ताज्जुब से सवाल किया। खातून खामोश होकर कुछ सोचने लगी, फिर नज़रें उठाकर उसकी सिमत देखा। नहीं, वहाँ मैं अकेली होती हूँ। उसने फिर हैरत से उनकी सिमत देखा। अकेली? इस दुनिया में बहुत से लोग अकेले होते हैं बेटी, इसमें हैरत कैसी? तुम कहाँ जा रही हो और अकेली जा रही हो? उन्होंने बहुत शफ़क़त से पूछा। जी, वो वहाँ मेरी खाला रहती हैं और मेरे साथ कोई नहीं, आपकी तरह अकेली ही जा रही हूँ, उसने बड़े हौसले से जवाब दिया। खुदा ना करे कि मेरी तरह अकेली हो। खैर से माँ बाप बहन भाई तो होंगे, शादीशुदा हो? तभी बोलते बोलते ध्यान आया था। नहीं, उसने नज़रें चुराकर जवाब दिया। रिश्ते तो खैर आते होंगे, उन्होंने उसके सबीह चेहरे को जांचते हुए कहा। महानूर जवाब में खामोश ही रही। गाड़ी तो 2 घंटे लेट हो गई, वरना अब तक तो हैदराबाद पहुंच चुके होते। बैठे बैठे कमर रह गई। वो बुज़ुर्ग खातून थके हुए लहजे में गोया हुई। जी, वो यूँ बोली जैसे ये बात उसके इल्म में हो, हालांकि अभी तक उसे कुछ पता नहीं था। वेटिंग रूम में आने का मकसद ही मालूमात हासिल करना था। किसी और से रहनुमाई लेते हुए खौफ सा था कि कहीं कोई कुछ भांप ना ले। खाला के पास क्यों जा रही हो? खातून ने पूछा और वो फिर गड़बड़ा गई। जी, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वहाँ अकेली होती हैं। उसने नज़रें चुराकर फिर झूठ बोला। आह, अकेली, कितना बड़ा अजाब होती है ये तन्हाई, मगर ये बाज़ इंसानों की किस्मत होती है। अल्लाह के कुनबे में होते हैं और तन्हा होते हैं। अच्छी बात है बेटी, ये भी नेकी का अमल है। वो तुम्हें देखकर यकीनन खुश होंगी। उनकी खिदमत करके दुआएं लेना। दुआएं रास्ते के रोशन चिराग बन जाती हैं। कभी अंधेरा बहुत हो तो काम आती हैं और दुआएं भी किस्मत वालों को मिला करती हैं। जी, दुआ तो अब ना जाने कौन देगा, सारे दर बंद कर आई हूँ। वो सर झुकाए सोच रही थी। टिकट बनवा लिया है तुमने? खातून ने पूछा। नहीं, वो किसी ध्यान से चौंकी। इतना ज़रूरी काम भूल गई। खैर तुम मेरे साथ बैठ जाना, टीटी आएगा चेक करने तो उसी वक्त बन जाएगा। लगता है हाल ही में तुमने किसी शादी में शिरकत की है। मेहंदी खुद लगाई है या किसी से लगवाई है? बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी देखकर मुझे ख्याल आया था कि शायद तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम अपने दुल्हा के साथ कहीं जा रही हो, मगर आजकल तो हर चीज़ फैशन बन गई है। पुराने वक्तों में लड़कियों के पाँव में मेहंदी उनकी शादी के मौका पर ही लगती थी। जी, वो मेरी कज़न की शादी थी, बस वहीं एक कज़न ने लगा दी थी। उसने फिर निगाह चुराकर बात की। हाँ, वो तो खैर मैं समझ गई। और बहन भाई भी होंगे तुम्हारे? फिर सवाल हुआ। जी, एक बहन है छोटी, भाई कोई नहीं। बहरहाल एक सच बोलकर रूह कदरे हल्की हुई। अल्लाह की मर्ज़ी, भाई होता तो इस वक्त तुम तन्हा इतनी दूर ना जाती, वो तुम्हारे साथ होता, ख्वाह बड़ा होता या छोटा। खाला के बच्चे तो होंगे? फिर मुश्किल सवाल आया। उसे यूँ महसूस हुआ गोया खातून उसके झूठ पकड़ चुकी हों और अब जानबूझकर ऐसे सवाल कर रही हैं कि घबराकर वो असल बात बता दे। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि एक झूठ निभाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। अब वो खाला के बच्चे कितने बताए, और साथ में ये भी कि वो इतने निकम्मे हैं कि माँ की खिदमत नहीं कर सकते जो भांजी को हैदराबाद बुला भेजा है। वो उनका एक ही बेटा है और वो भी मुल्क से बाहर है। या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर दे। अच्छा, ये भी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी होती है कि औलाद होती है मगर फिर भी इंसान तन्हा होता है। खातून के लहजे में तासुफ था। उसी दम वेटिंग रूम में हलचल पूरी कुव्वत से शुरू हो गई। बाहर गाड़ी तैयार थी, इंजन लग चुका था। इंतज़ार से आजिज़ मुसाफिर यूँ बाहर लपक रहे थे गोया रस्सियों से बंधे हुए थे जिन्हें अभी अभी खोला गया था। खातून ने अपनी जाए नमाज तय की और सफरी बैग में रखी। दूसरे मुसाफिरों की तरह किसी किस्म की उजलत या हिजान उनकी हरकत से जाहिर नहीं था। चलो बेटी, वो चादर दुरुस्त करते हुए ज़ेरे लब सफ़र की दुआ पढ़ रही थी। अगरचे बहुत झूठ बोलना पड़ रहे थे, मगर खातून का साथ एक नेमत बगैर मतरकबा महसूस हो रहा था। अपनों के बंद दरवाज़ों ने जहन को फलक बोस और मावराई दरवाज़ों तक रसाई दी थी, जो चौपट खुले थे, जिनमें कुफल पढ़ने की रिवायत नहीं थी।
ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں خواتین اور بچے گویا دروازے میں پھنس گئے تھے۔ جو ٹرین کا سفر کرتے رہے ہوں وہی جانتے ہیں کہ گاڑی لیٹ ہونے پر انتظار کا مرحلہ کتنا کربناک ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد روانگی کی نوید کس قدر جاں فضا خوشگوار ہوتی ہے۔ خاتون نے بہت اپنائیت سے ماہ نور کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے بھیڑ میں گم ہو جانے کے خدشے کے تحت ماں بچے کا ہاتھ تھامے رہتی ہے۔ بالآخر وہ باہر آئیں اور بدقت تمام کمپارٹمنٹ میں پہنچی تھی۔ سیٹ سنبھالتے ہی خاتون نے اطمینان کا سانس لے کر ماہ نور کی سمت دیکھا۔ گاڑی لیٹ ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، دیکھو ابھی تک کیا چیخ پکار مچی ہوئی ہے، اتنی بھگدڑ نیچے پلیٹ فارم پر اور اتنی ہی گاڑی کے اندر، استغفر اللہ۔ ماہ نور تو یہ تماشا پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ہمسفر خاتون نہ ہوتی تو وہ گاڑی میں کس طرح سوار ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین متحرک ہوئی، دھیرے دھیرے آگے سرکنا شروع ہوئی۔ الوداع کہنے کے لیے آنے والے ٹرین کے ساتھ ساتھ پلیٹ فارم پر دوڑ رہے تھے، کہیں آنسو تھے، کہیں تاکیدیں اور یاد دہانیاں۔ اس کے ذہن میں بھی ایک جھماکا ہوا، خدا حافظ اے شہر بے مہر، کوچہ سنگ دلاں، دیار دشمناں، عرض صفاک، شکی و بے باک، مثل چہرہ غمناک، خدا حافظ و الوداع۔ یا اللہ مجھے اس بستی کا چہرہ پھر نہ دکھانا جہاں اپنائیت کا احساس چھن گیا، رشتوں کی حقیقت قیامت سے پہلے کھل گئی، جہاں زخم تو لگتے ہیں، مرہم لینے جاؤ تو دکان بند ہو جاتی ہے، دکھ مفت ملتے ہیں، سکھ نیلام ہوتے ہیں، جہاں ہم جیسے تہی دست بولی ہار جاتے ہیں، جہاں عشق و محبت کے پردے میں طاقت و برتری کا مظاہرہ ہوتا ہے، انا کی جنگ ہوتی ہے، محبت کے نام پر وحشت کی دھول اڑتی ہے، فصل گل کے موسم میں رشتہ داریاں محسوس ہوتی ہیں، خزاں تنہا کاٹنا ہوتی ہے۔ اس نے نظر بچا کر بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، سب مسافر عورتیں اور بچے سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ بچوں میں ابھی قدرے بے چینی پائی جاتی تھی، کچھ خاموشی سے پیکٹوں میں سے بسکٹ چپس وغیرہ نکال کر کھا رہے تھے۔ یہ میری باسکٹ میں ابلے ہوئے انڈے اور بسکٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، بھوک لگ رہی ہو تو کچھ کھا لو۔ خاتون اس سے مخاطب ہوئیں تو اسے بھی خالی معدے کا دھیان آیا، مگر ایک جھجک سی تھی، جی چاہ رہا تھا وہ خود ہی اسے کچھ نکال کر دے دیں۔ اس نے نظر اٹھا کر خاتون کا چہرہ دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاں بھوک تو لگ رہی ہے، مگر ان کی باسکٹ میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں تھی۔ شاید خاتون نے اس کی جھجک محسوس کر لی تھی۔ انہوں نے بسکٹ کا پیکٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ لو کھا لو، انڈا چھیل دوں؟ وہ شفقت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ حد ہو گئی، وہاں ویٹنگ روم میں تو مجھے دھیان ہی نہیں آیا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، وہاں تو کھانا وغیرہ بھی مل سکتا تھا، وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھوک لگتی تو میں کچھ لے لیتی، پیسے ہیں میرے پاس، وہ عجب احمقانہ انداز میں گویا ہوئی۔ اتنی دور کا سفر کرنے والے کے پاس پیسے تو ہوتے ہی ہیں۔ اس نے بسکٹ کھانا شروع کر دیے تھے اور خاتون تسبیح نکال چکی تھی اور کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ چہرہ ہنوز چادر میں چھپا ہوا تھا، حالانکہ کمپارٹمنٹ میں کوئی مرد نہیں تھا۔ اسٹیشن اتر کر بس میں بیٹھو گی یا رکشہ لو گی؟ خاتون کی آواز نے پھر چونکا دیا۔ رکشہ لے لوں گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ حیدرآباد میں کہاں جاؤ گی؟ لطیف آباد، اس نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا جو اسکوٹر والے صاحب کو دے چکی تھی۔ ان کا وزٹنگ کارڈ اس کے پرس میں تھا، جس سے بڑی تقویت تھی۔ تھر میں تو شاید خیمے لگا کر رہتے ہیں لوگ، اس نے پہلی مرتبہ خاتون سے سوال کیا۔ خاتون بے ساختہ مسکرا دی، مسکراہٹ ان کی نظروں سے جھلکی۔ نہیں، وہاں گھر بھی ہوتے ہیں، شہروں کی طرح بڑے بڑے آرام دہ تو نہیں ہوتے، مگر بہرحال گھر ہوتے ہیں۔ تھر کے صحرا سے بالکل قریب ایک گاؤں ہے، نو کوٹ، ایک آباد گاؤں، وہاں گھر بھی ہیں اور دکانیں بھی، ضرورت کی چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ بہت رونق ہے اس گاؤں میں وہاں بچوں کو پڑھاتی بھی ہوں، بہت عزت کرتے ہیں وہاں کے لوگ اور بہت سکون ہے وہاں۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس دیجیے گا، ہو سکتا ہے میں آپ سے ملنا چاہوں۔ اس کے ذہن کے مزید دریچے واہ ہوئے۔ نو کوٹ آ کر کسی سے بھی کہو گی کہ استانی عائشہ کے ہاں جانا ہے تو وہ تمہیں میرے گھر پہنچا دے گا، یہی بڑا سیدھا سا ایڈریس ہے۔ ویسے تم آؤ گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، خالہ کی طبیعت ٹھیک ہو تو انہیں بھی ساتھ لانا، وہ بہت خوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ جی جی ضرور، وہ جلدی سے بولے اور پھر بسکٹ کھانے لگی۔ شاید خاتون بہت تھکی ہوئی تھیں، جلد ہی اونگنے لگی تھیں۔ ٹرین رفتار پکڑ چکی تھی اور اس کا ذہن بھی۔ شہر تو چھوڑ دیا ہے اور شہر کے لوگ بھی، اب دوسرے شہر میں کیا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگے گی؟ بے سہارا عورتوں کا مرکز کس طرح ڈھونڈے گی؟ اتنا بڑا شہر ہے، مرکز تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ اصل مسئلہ تو معلومات حاصل کرنا ہے۔ خیر، اللہ کارساز ہے، وہی نکالے گا کوئی نہ کوئی راستہ، وہی تو ہے بس میرا۔ ماں کے پیٹ کی اندھیری کوٹھڑی سے لے کر اس آولا پائی کے سفر تک، یہ بھی شکر ہے کہ وہ دن کی روشنی میں حیدرآباد پہنچ جائے گی۔ کسی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک جا کر بھی معلومات لے سکتی ہے، کسی اسکول میں پتہ کر سکتی ہے۔
यूँ महसूस होता था कि तवील खामोशी के बाद गोया ज़हन की अथाह दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा हो गया था, कोई जुनून लाहक हो गया था। गले में कोई तोक पड़े हुए थे जो उसने उतार फेंके थे। पाँव में जंजीरें थीं जो कट गई थीं। वो एक बार भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी, नज़र बस आगे देख रही थी। हाँ, बस इसे महफूज ठिकाने का एतमाद दरकार था। अब रिश्ते और ताल्लुक़ बेमानी होकर रह गए थे। अब वो गोया खला में थी, तहद्दे निगाह वुस्अत बेकरां, ना कोई रुकावट, ना कोई ढाल, ना कोई कोना, ना कोई सिमत। उसने बिस्किट का पैकेट बंद कर दिया और नशिस्त की पुश्त से टिक कर आँखें मूंद ली। मैंने तो उनसे बहुत कहा था, मगर ये कहने लगे कि बड़ी अम्मा को सरप्राइज़ देंगे। चांद की दुल्हन तानिया ने बच्चे का सूटकेस खोलते हुए कहा। अरे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। इतनी दूर से आने वालों की इतला तो होना चाहिए। मार, मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। अब मेरी बूढ़ी जान अचानक खुशी गम की सहार कहाँ। बड़ी अम्मा ने एक मरतबा फिर चांद का सर अपने सीने से लगाया। जीता रहे मेरा बच्चा, कितने दिनों बाद देखा। मानो आंखों में रोशनी आ गई। अल्लाह हर बला से दूर रखे। बड़ी अम्मा चांद को अचानक सामने देखकर थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई। बड़ी अम्मा, आप रीबा को क्या खिला रही हैं आजकल? कुछ दिनों बाद तो इसका सर छत के पंखे से टकराने लगेगा, चोट वोट लग सकती है। चांद ने रीबा के सर पर एक चपत लगाई। लोंडा बनी रहेगी तो लोंडों ही की तरह कद निकलेगा, बड़ी अम्मा जलकर बोली थी। उसका कद भी नाप लिया था? कहीं गुल्ली डंडे का सेट तो नहीं बन रहा? चांद ने हंसते हुए पूछा। अरे नहीं, माशाल्लाह कद काट का तो बहुत अच्छा है, शक्ल सूरत भी अच्छी है। अल्लाह नसीब भी अच्छा करे, आमीन। बड़ी अम्मा ने मोहब्बत से दुआ की। शादी का कब तक प्रोग्राम है? तानिया ने पूछा। उनका बस चले तो शाम को आ जाएं बारात लेकर। वो तो मैंने कह रखा है कि मेरा पोता बहू अमेरिका से आएंगे तो प्रोग्राम बनेगा, बड़ी अम्मा ने जवाब दिया। वैसे ये रिश्ता किसकी दरियाफ्त है? चांद ने पूछा। मज़ाहिर के ही मिलने वाले हैं, कारोबारी साथी हैं। वैसे उन्होंने अपने तौर पर रीबा को पसंद करके रिश्ता डाला था। हमारे जहनों में इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये उनके सामने बोली नहीं होगी? चांद ने कहा। क्यों नहीं बोला था, सब बात की थी उनसे। रीबा के मुंह से बिला इरादा जुमला फिसल गया। चांद और तानिया का कहकहा बेसाख्ता था। सब बात की थी, मसलन वो सब बातें क्या थीं? यानी आप लोग हमारे यहाँ रिश्ता लेकर कब आएंगे, शादी कितने अरसे में करेंगे, वगैरह वगैरह। तानिया ने टुकड़ा लगाया। जी नहीं, ये वाली बात नहीं की थी, वो तो मुफ्त में पीछे पड़ गए हैं। अभी कोई शादी की उम्र है मेरी? रीबा तुनक कर बोली। अरे हाँ, शादी की उम्र तब होती है जब सर पर सींग निकलते हैं। बड़ी अम्मा सुलग गईं। अभी तक बच्चा बनी हुई है, भरी दोपहर में छत पर कूदती फिरती है, पतंगबाजी होती है। सर छत पर जाकर देखो, मार पतंगों का ढेर लगा हुआ है। अगर इसके ससुराल वालों को ये बात पता चल जाए तो थूक बूढ़ी दादी के जन्म में ही पड़ेगा कि ये तरबियत दी है पोती को। अरे मैं तो खुदा से चाहती हूँ कि ये कल की होती आज अपने घर की हो। अरे बड़ा झुकवाती है। अब तुम आ गए हो तो पहली फुर्सत में ये काम करो। ज़्यादा पढ़ाई हो गई तो हाथ से निकल जाएगी, और फिर इसने पढ़कर कौन सा गवर्नरी करना है। किसी तरह तो किबला दुरुस्त हो। बड़ी अम्मा एक तवातर से बोली। यानी आपको बहुत परेशान किया है इसने? बहुत बुरी बात है रीबा, चांद ने कहा। चांद भाई यकीन करें, मैं तो बड़ी अम्मा को कुछ भी नहीं कहता। पता नहीं बड़ी अम्मा को मेरी हर बात पर गुस्सा क्यों आता है। मैं तो खुद सोच सोच कर हैरान होता रहता हूँ, रीबा ने बड़ी सादगी से कहा। ए दिमाग जो ख़राब हुआ मेरा, इसलिए गुस्सा करती हूँ। बड़ी अम्मा फिर सुलगी। अल्लाह ना करे, आपका दिमाग तो बहुत अच्छा है। सब तारीफ़ करते हैं कि बड़ी अम्मा इस उम्र में भी कितना काम करती हैं, सारा घर संभालती हैं। रीबा ने बड़ी अम्मा के गले में बाहें डाल दी। वाह बड़ी अम्मा, रीबा तो बहुत कदर करती है आपकी। तानिया हंसी। ए हाँ, बस कदर ही करती हैं, बात तो जब है जब कहना माने, बड़ी अम्मा ने चिढ़कर कहा। सच्ची चांद भाई, मैं बड़ी अम्मा का सब कहना मानता हूँ। मटर छील देता हूँ, चावल साफ़ कर देता हूँ, खाने के बाद टेबल साफ़ कर देता हूँ, पानी की मोटर का स्विच ऑन कर देता हूँ। वो जल्दी से सफाई पेश करते हुए बोली। वाह बड़ी अम्मा, इतने हैवी किस्म के काम तो करती है बेचारी। अब क्या आप दूध की नहरें निकलवाएंगी? चांद ने बड़ी संजीदगी का तासुर देते हुए कहा। हाँ, ससुराल में बस पानी की टंकी ही भरा करेगी बटन दबाकर, वो बोली। वहाँ तो सब काम नौकर करते हैं, मैंने सुना है। उसके मुंह से बिला इरादा निकल गया। चांद का कहकहा और तानिया की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। हाँ तो इसी पर फूली बैठी है। नौकरों से भी वही औरत काम ले सकती है जिसे घरदारी का सलीका और समझ होती है। दुल्हन, इसे समझा देना अच्छी तरह, बड़ी अम्मा ने कहा। कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्यों भाभी की एनर्जी वेस्ट करा रही हैं। इजहार भी लाउंज में आ चुका था। मायूसी कुफर है मेरे अजीज़, क्या मालूम ओवरनाइट इनकलाब आ जाए और सब लोग कहते सुनाई दें कि बड़ी अम्मा की पोती बहुत होनहार और सलीका शुआर है। सुबह फजर के वक्त उठती है, सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह जुती रहती है। मियाँ रात को पानी मंगाकर सो जाता है, ये सुबह तक ग्लास पानी का लिए सिरहाने खड़ी रहती है।
नंदे 11-11 बच्चे लेकर आ जाती हैं तो ये उन्हें बिरयानी, कोफ्ते, कबाब बनाकर खिलाती है, उनके बच्चों को नहलाती है। ओह माय गॉड, ये सब काम, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। चांद भाई, मैं प्लेन तो उड़ा सकता हूँ मगर ये सब नहीं कर सकता। रीबा के वजूद में तो जैसे थरथरी दौड़ गई। तौबा इस्तगफार, 11 बच्चे, सारी रात विद ग्लास ऑफ वाटर स्टैंड बाई। उसने सर थाम लिया। हाँ, सारी दुनिया में ये अनोखी निराली हैं। ये जहाज़ उड़ाएंगी, वरना जहाज़ कैसे उड़ेंगे? सुन लिया? बड़ी अम्मा ने चांद को देखकर जैसे दुहाई दी। हमें बिल्कुल भी शौक नहीं सलीका शुआर बीबी ज़ेबुन्निसा बनने का, हम ऐसे ही ठीक हैं। कितने दिनों बाद हंसने और मुस्कुराने की साथ आई थी। मेरे नसीब का साया इस हंसते बसते घर पर भी पड़ गया। मेरी वजह से ये सब बच्चे कितने चुप चुप रहते हैं। आरफा लाउंज में दाखिल होते हुए सोच रही थी। बड़ी अम्मा ने चांद को यही बताया था कि ताहिर अली की तबीयत ख़राब थी, इसलिए उन लोगों को उन्होंने अपने पास बुला लिया है। लड़के चेकअप वगैरह के लिए ले जाते हैं। चांद का ध्यान अभी महनूर की तरफ नहीं गया था। शमसा भी कॉलेज से नहीं लौटी थी, शायद इस वजह से मुबादा दोनों बहनें साथ आती जाती हों। वो 8:30 बजे पहुंच गए थे। रीबा कॉलेज के लिए निकल ही रही थी। भाई भाभी को देखकर झट कपड़े बदल कर आ गई थी, गोया छुट्टी। आए फूफो बैठे, कहाँ चली गई थी? चांद ने एक कुर्सी खिसकाई। किचन में थी, बाबा अकेले लगे हुए थे, मैंने सोचा खाने को देर हो जाएगी, तुम्हारे फूफा के लिए यखनी भी बनाना होती है। वो बहुत अफसुर्दा से लहजे में कहती हुई बैठ गई। बड़ी अम्मा ने बगौर बेटी का चेहरा देखा। एक हुक सी उनके सीने से उठी। मज़हर कितने बजे तक आ जाता है? चांद ने पूछा। उसके कोई बजे नहीं होते, कॉलेज से आते ही खेल सूझ जाता है, जाने कौन सी प्रैक्टिस होती रहती है, फिर ट्यूशन को चला जाता है, वहाँ से आकर डिश पकड़ लेता है। अभी सोने ठीक नहीं आ रहा तो अभी पाकिस्तान का टीवी, अभी हिंदुस्तान का टीवी। पता नहीं भैया इन लोंडों का क्या बनेगा। बड़ी अम्मा आदतन बड़बड़ाने लगी। आप नाराज़ ना हुआ करें बड़ी अम्मा, इस उम्र में लड़के ऐसे ही लाउबाली हुआ करते हैं। जब ही शायर ने भी कहा था कि इश्क खेल नहीं कि लौंडे खेलें, ये तो उम्र होती ही खेल कूद की है, चांद ने समझाया। ये तो खेल कूद की कोई हद होती है। तुम अजहर, ज़हीर, मज़ाहिर भी तो इस उम्र से गुजरे हो, बड़े तरीके से रहते थे, बल्कि मैं तो तुम लोगों की किताबों पढ़ाइयों से बेजार आ जाती थी। हमारी बात छोड़ें बड़ी अम्मा, हमारे साथ मसला और था। हमें जंगल में दरख्त काट कर अपना रास्ता खुद बनाना था। हमारी जिद्दोजहद की वजह से इन छोटों को बहुत आसानियाँ मिल गई हैं। आपके हमारे होते हुए इन लोगों को ज़िंदगी की सख्ती और बदसूरती का एहसास नहीं हो सका। ये क्या जाने कि अंधेरे में किरण ढूंढते ढूंढते कितनी मर्तबा ठोकर लगती है। चांद यकदम संजीदा हो गए थे और बड़ी अम्मा ने जैसे तड़प कर उनका सर अपने सीने से लगा लिया था। मेरा बच्चा, दादी कुर्बान जाए। मुझे पता है मेरे लाल, तुमने बड़ी सख्तियाँ उठाई हैं, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें मेहनतों का फल दिया। दिन रात तुम्हारी खुशियों की दुआएं मांगती हूँ। अल्लाह तुम्हें गर्म हवा से भी बचाए। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तूने अपने भाइयों का कितना ख्याल किया है, उनके लिए कितनी मेहनत की है। इनकी कामयाबियाँ तेरी हैं मेरे बच्चे। बड़ी अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तूने तो बड़ा भाई होने का हक अदा कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला हमेशा सुखी रहेगा। इंसान जो बोता है वही काटता है, अल्लाह के हुक्म से फूल ही खिलेंगे। बस बड़ी अम्मा, आपकी दुआएं ही चाहिए। चांद ने उनके हाथ पर बोसा दिया। हाँ बस अब बूढ़ी दादी के पास दुआएं ही हैं। अल्लाह तुम्हें हर तरह का सुख दे, आमीन। उन्होंने चांद की पेशानी पर बोसा दिया। आरफा सर झुकाए जाने क्या सोच रही थी। तानिया लाउंज से बाहर जा चुकी थी। हाँ बेटे, वो इंसान भी किस्मत का धनी होता है जो मुश्किलात के बाद आसानी देख लेता है, वरना बाज़ इंसान तो बस मरते दम तक मुश्किल से निकलकर मुश्किल में ही पड़े रहते हैं। उनकी ज़िंदगी बस इम्तिहान ही होती है। आरफा ने यासियत से कहा। बड़ी अम्मा और इजहार ने बहुत अफसोस भरी नज़रों से आरफा की सिमत देखा था। ऐसी बात नहीं है फूफो, मुश्किल का आखिर किसी आसानी पर ही होता है। हाँ, बाज़ औक़ात मुश्किल ज़रा लंबी महसूस होती है, मगर उसने तय होना होता है। मुझे एहसास है फूफा जान की बीमारी ने घर में बहुत से मसाइल पैदा कर दिए होंगे, मगर हम भी तो आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं। आप यहीं रहें हमारे पास। चांद ने बहुत ही दिलसोजी से फूफी से कहा था। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें हर तरह का सुख दे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तुम ही लोगों ने अपनायत का एहसास दिया है। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। सब बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जिसको भी टाइम मिलता है फ़ौरन फूफा के पास जाकर बैठ जाता है, और ये तो मेरी माँ है, इनकी तो बात ही अलग है। आरफा की आंखों से मोती टूट टूट कर गिरने लगे। अरे अरे फूफो, ये क्या? आप हौसला रखें, फूफा जान ठीक हो जाएंगे। अब तो तकरीबन 2 माह के लिए मैं यहाँ हूँ और फारिग हूँ। मैं खुद फूफा जान की ट्रीटमेंट पर तवज्जो दूँगा, उनका चेकअप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊँगा। चांद अपनी जगह से उठकर आरफा के करीब जा खड़े हुए और उनके शानों पर हाथ रखकर तसल्ली देने लगे। रीबा एकदम उठ खड़ी हुई। 1 मिनट में पानी लाती हूँ फूफो के लिए। भतीजे की हमदर्दी ने जैसे अंदर सब बंद तोड़ डाले थे, वो बुरी तरह सिसकने लगी।
बुरी बात है आरफा, हौसला पकड़ो, बड़ी अम्मा ने टोका। अम्मा आप मुझे घर जाने दें, चांद और दुल्हन के आने से सब बच्चे किस कदर खुश हैं। मुझ बदनसीब की वजह से क्यों इनकी खुशियाँ किरकिरी करती हैं, आरफा सिसकते हुए बोली। तो आपको खुश रहने से कौन रोक रहा है, आप भी हम सबके साथ खुश हों, चांद ने कहा। इजहार और बड़ी अम्मा एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए। बेटे तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते, बस तुम लोग मुझे जाने दो। आरफा ने आंसू खुश्क किए। शमसा आ जाए तो मैं चली जाऊंगी अम्मा, बस अब मुझे ना रोकिए। तो माहनूर उधर घर में क्या अकेली है, चांद ने बड़ी अम्मा का चेहरा देखा। बड़ी अम्मा नज़र चुराकर अपना पानदान खोलने लगी। इजहार को बहुत ज़रूरी काम याद आ गया और आरफा दुपट्टे से आंखें पहले से ज़्यादा ज़ोर से लगाकर मसलने लगी। अच्छा ये बातें पीछे हो जाएंगी, तुम ज़रा बाबा से कहकर खाना लगवाओ, बहुत देर हो गई है, बड़ी अम्मा ने आरफा से कहकर गोया उनका ध्यान बटाया। आरफा फौरी उठ खड़ी हुई। बड़ी अम्मा खाने में मिर्चें तेज़ तो नहीं होंगी, चांद ने पूछा। नहीं, बाबा को समझा दिया था, नीरा फीका तो नहीं खाने लगे गोरों की तरह, उन्होंने पूछा। बड़ी अम्मा हम भी गोरे ही हैं, काले तो नहीं हैं, चांद ने हंसते हुए कहा। शमसा को भी आने दे कॉलेज से, चांद ने फिर कहा। हाँ बस आती ही होगी, यही टाइम है उसके आने का, उन्होंने जवाब दिया। तो माहनूर को घर में अकेला क्यों छोड़ दिया, वो क्यों नहीं आई इधर, चांद को फिर ध्यान आया। आ जाएगी वो भी, खाना खा लो फिर बताऊंगी कि क्यों नहीं आई, बड़ी अम्मा ने नज़रें चुराकर मबहम सा जवाब दिया। दुल्हन कहाँ चली गई, उन्हें बोलो ना खाने के लिए, बड़ी अम्मा ने लाउंज में वापस आती रीबा से कहा था। आप लोग तो हाथी से कहलवा लेते हैं कि मैं शेर हूँ, उसका तो बाप भी बता सकता है कि वो कहाँ है। वो बहुत शातिर इंसान है, उसे अंदाज़ा था कि ये कुछ हो सकता है, इसने पहले ही बंदोबस्त कर लिया होगा। बहरहाल आज शाम तक मालूम हो जाना चाहिए कि लड़की कहाँ है। मज़ाहिर बहुत ज़्यादा टेंस नज़र आ रहे थे। ये तो असल में फ़्रेश इन्फॉर्मेशन है, आप फ़िक्र ना करें, काम मुसलसल हो रहा है, इंशाल्लाह पता लग जाएगा, एएसपी ने तसल्ली दी। रिमांड तो मिल गया है ना, मज़ाहिर ने पूछा। आज मिल जाएगा, श्योर, जवाब मिला। यानी अभी तक मौसूफ को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, उन्होंने वाज़े तल्खी से कहा। एएसपी खामोश रहा। सिस्टम टोटली डैमेज है, इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाले के ये ठाठ हैं। जब हम जैसे लोगों के साथ ये सब हो रहा है तो आम गरीब शहरी की इस मुल्क में क्या हालत है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो लॉकअप में है, सिर्फ रिमांड का इंतज़ार है। टेक इट ईजी मिस्टर मज़ाहिर, पुलिस ऑफिसर ने उन्हें फिर तसल्ली दी। मुझे उससे कुछ बात करना है। आप बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑफिसर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। आइए। मज़ाहिर के अंदर एक जवार भाटा उठने लगा। वो ऑफिसर के साथ लॉकअप की तरफ बढ़े। वो लॉकअप में यूँ महसूस हुआ गोया शेर पिंजरे में। आहा मिस्टर मज़ाहिर, हमें मालूम है कि हमें देखे बगैर आपको चैन नहीं आ रहा होगा। सच्ची बात यह है कि हमें भी आपका बहुत इंतज़ार था, देर हो गई। खैर इतने बड़े अफसर हैं, कोई ज़रूरी काम निकल आया होगा। और सुनाएं, रात को तो बहुत अच्छी नींद आई होगी, वो बड़े तपाक से बोला था। अल्लाह का शुक्र है, मुझे नींद हमेशा अच्छी ही आती है। आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि आप कितनी महारत से कार्ड खेलें, लेकिन सामने वालों को भी अनाड़ी ना समझें। बाज़ औक़ात बड़े बड़े नौसरबाज इसी गफलत में मारे जाते हैं। आखिर तुमने रिमांड के बाद भी तो बताना है कि हमारी अजीज़ा को कहाँ छुपाया हुआ है, पहले बता देने में क्या हर्ज है। मज़ाहिर पैंट की जेबों में हाथ डाले बहुत पुरसकून अंदाज में उससे कह रहे थे। मैं उसे दुल्हन के रूप में शरीफाबाद में वाक़ अपने बाप के बंगले में छोड़ कर आया था, उसे वहीं होना चाहिए। वहाँ मेरी माँ, बहनें, उनके हस्बैंड्स उसके साथ मौजूद थे। रात को भी यही बताया था, अब भी यही कह रहा हूँ, रिमांड के बाद भी यही कहना है। फांसी के तख्ते पर पहुँचा तो वहाँ भी यही कहूँगा। ये जहन में रखें कि पहले मेरा निकाह हुआ था, उसके बाद वो दुल्हन बनी थी, और मैं जिस वक्त घर से बाहर आया तो वो मुकम्मल दुल्हन बन चुकी थी। हमारे पास फ़ोटोग्राफ, मूवी, निकाहनामा सब कुछ मौजूद है। क्यों मिस्टर मेंगश, रात को भी यही कहा था ना, वो बहुत इत्मीनान से कह रहा था। जी हाँ मिस्टर मज़ाहिर, इन्होंने रात को यही कहा था, मगर वहाँ रेड हुई थी, वो वहाँ नहीं है। मज़ाहिर इस मरतबा कदरे झल्लाए। अब मैं तो यहाँ हूँ, क्या कह सकता हूँ। शायद मेरे घर वालों ने डर कर कहीं किसी कोने में छुपा दिया हो। हालांकि डरने की तो कोई बात नहीं, वो मेरी जायज़ और कानूनी बीवी है। 50,000 रेड से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने मखसूस लापरवाह अंदाज में कह रहा था। मज़ाहिर अंदर ही अंदर परेशान तो हुए, मगर बज़ाहिर पुरसकून ही थे। तो फिर आप अपनी वालदा को इत्मीनान दिलाकर उसे हमारे सामने ले आएँ, कहलवा दें उन्हें कि डरने की कोई बात नहीं, उन्होंने कदरे तल्ख लहजे में कहा। सर, वो मिस्टर पाशा के ब्रादर इन ला मुलाकात को आए हैं, एक एएसआई ने उनके करीब पहुंचकर इतला दी। मज़ाहिर बुरी तरह चौंक पड़े। उनको बुला लें, उन्होंने मेंगश की तरफ तायद तलब नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ हाँ ले आओ उन्हें इधर, कोई ज़्यादा तगड़ी सिफारिश तो नहीं ले आए, मेंगश ने पाशा से सवाल किया। बेफिक्र रहें, वो इस तरह के काम नहीं करते, पाशा ने बड़ी शरीरो मानी खैज मुस्कुराहट से मज़ाहिर की तरफ देखते हुए कहा था। बहरहाल मिस्टर पाशा, ये तो आपको ही बताना है कि लड़की कहाँ है।
प्लीज़ सर, आप लड़की ना कहें, आपकी मिसेस कहें। हालांकि किसी से उसकी मिसेस के मुतालिक इस तरह बात करना, पूछना कोई अच्छी बात तो नहीं। बहरहाल आप कानूनी बंदे हैं तो इतना बर्दाश्त हो जाएगा, उसने बड़ी बेखौफी और बेनियाजी से कहा। इस तरह ज़बरदस्ती करके कोई लड़की मिसेस नहीं होती, वो मजबूर होती है। खैर ये मामला तो कोर्ट में तय होगा, मज़ाहिर ने बहुत बर्दाश्त करते हुए कहा, मगर लहजे की तलखी ज़ाहिर थी। इसी दौरान अली इमरान एएसआई के हमरा लॉकअप तक पहुंच चुके थे। अस्सलामुअलैकुम इमरान भाई, पाशा ने बड़े तपाक से सलाम किया और हाथ बाहर निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया। अली इमरान ने रस्मी अंदाज में हाथ मिलाया, फिर बारी बारी मेंगश और मज़ाहिर की तरफ मतवज्जा हुए। ये मेरे बड़े बहनोई हैं, नेशनल बैंक में ज़िम्मेदार पोस्ट पर फाइज हैं। ये एएसपी मेंगश साहब और ये महानूर के कज़न मिस्टर मज़ाहिर होम मिनिस्ट्री में होते हैं। उसने यूँ तारुफ कराया गोया अपने घर के ड्राइंग रूम में इत्मीनान से बैठा हो। अली इमरान महानूर के कज़न पर चौंक पड़े थे। क्या महानूर इनकी तरफ तो नहीं चली गई? आप लोगों ने महानूर को छुपाकर ठीक नहीं किया, अब उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो मेरी कानूनी बीवी है, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन हमने उसे नहीं छुपाया। अली इमरान ने घबराकर मेंगश की तरफ देखा। बल्कि मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि महानूर का कुछ पता नहीं चल रहा। अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं चाहता हूँ कि पुलिस उन्हें परेशान ना करे कि वो कतई बेकसूर हैं। पाशा, मज़ाहिर, मेंगश पूरी तरह चौंक पड़े थे। ड्रामा? मज़ाहिर ने अली इमरान का चेहरा बगौर देखा था। क्या मतलब इमरान भाई? पाशा का दिमाग खला में मौलिक हो गया था। मतलब ये कि जब रेड हुई तो महानूर ऊपर कमरे में थी, लेकिन जब तलाशी हुई तो वो घर में कहीं नहीं थी। और मैं यही सूरत हाल बताने यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे अम्मा की बहुत फ़िक्र है। तो क्या वह धुआं बनकर उड़ गई? पाशा झल्लाया। इस वक्त उसका मखसूस एतमाद उसके साथ नहीं था। मुझे तो सीधी सीधी एक प्लानिंग लग रही है। ज़ाहिर है अब उसे कोर्ट में पेश होकर हकीकत बताना थी, जिसके बाद बहुत से लोग गिरफ्त में आ जाते। मज़ाहिर को अली इमरान के बयान पर एक हर्फ यकीन नहीं था। बहरहाल ये सच है, ये एक ही बयान है जो हम हर जगह एज़ इट इज़ देने को तैयार हैं। अली इमरान के एतमाद और ठोस लहजे ने मज़ाहिर के जहन को कदरे डिस्टर्ब किया। इसमें इतने गट्स नहीं है कि वो अकेली कहीं चली जाए या छुप जाए। वो मेरी सगी फूफो की बेटी है, उसकी उम्र की तमाम मंजिलें मेरे सामने तय हुई हैं। मैं उसकी आदत, सलाहियत, ज़हनी अप्रोच से मुकम्मल तौर पर आगाह हूँ। वो तो इसी शहर में बस में बैठकर कभी तन्हा कहीं नहीं गई, इसलिए आपका यह बयान कम अज़ कम मुझे तो हज़म नहीं हो सकता। सॉरी। ज़ाहिर अली इमरान से मुखातिब थे और अंदर से इंतहाई मुस्तरिब। अमूमन इनकलाबी तब्दीलियाँ इंसान को बहुत बदल देती हैं और इस तरह की तब्दीलियों के ऐलान नहीं होते। अली इमरान ने बड़े निपे तुले और संजीदा लहजे में जवाब दिया। जवाब इस्तदलाली था, इसलिए मज़ाहिर को खामोश रहकर कुछ सोचना पड़ा। इमरान भाई, आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। वो मेरी कानूनी बीवी है। आप बता दें कि वो कहाँ है और इन सब लोगों की मुलाकात करवा दें ताकि ये मामला जल्द अज जल्द अपने अंजाम को पहुँचे। पाशा उसके चले जाने का यकीन क्यों कर लेता। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? यानी मैं खुद चल कर आया हूँ ये बताने के लिए कि वो लापता है और तुम मजाक समझ रहे हो। अम्मा की तबीयत इतनी ख़राब है कि तुम्हारी सब बहनें उनके पास मौजूद हैं। अली इमरान बहुत ज़्यादा टेंस होने की वजह से फ़ौरन टेम्पर लूज़ कर बैठे। तो फिर वो कहीं नहीं जा सकती अलावा मिस्टर मज़ाहिर के घर के, पाशा ने वसूख से कहा। रबिश, मैं उसे कोर्ट में पेश करके तुम्हारा बुखार उतारना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरी सारी मेहनत ही वसूल हो जाए और जिस शाही मिजाज से आप हमसे मुखातिब हैं आनन फानन खाक साराना हो जाए, मास्टर स्लेव बन जाए। मज़ाहिर ने बरहमी से कहा। ये तमन्ना तो हसरत ही बन सकेगी। बहरहाल आप अपने कार्ड खेलें, मैं अपने खेलता हूँ। नॉनसेंस, मुझे तुम ही से पता करना है कि वो कहाँ है, ये अच्छी तरह समझ लो। मज़ाहिर पलटने लगे। और मुझे भी आप ही से पता करना है कि वो कहाँ है, पाशा ने भी भिन्ना कर कहा। उनकी इस तकरार पर एक पुलिस अफसर महज तमाशाई था। इस सूरत हाल से उस अहद के चेहरे पर बड़ी खराशें वाज़े नज़र आ रही थी। हाँ तो कर लेना मुझसे पता, मज़ाहिर ने सुलगाने वाले लहजे में जवाब दिया और आगे बढ़ गए। एएसपी मेंगश उनके पीछे था। अली इमरान उन दोनों को गर्दन मोड़कर जाता देखते रहे। मैं चाह रहा हूँ इसका खाता छोटा रहे, मगर इसके इरादे कुछ और नज़र आ रहे हैं। किस तरह उतारेगा ये इतने सारे कर्ज? पाशा की आंखों में लहू उतर रहा था। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त नहीं है। कन्फर्म हो चुका है कि वो जाने पहचाने ठिकानों पर नहीं पहुँची। इसी वजह से तो अम्मा की हालत ख़राब है कि वो अकेली कहाँ भटक रही होगी। वक्त बहुत नाजुक है, कीमती ज्वेलरी उसके पास है, खुदा ना खास्ता किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। बहरहाल उसने एक गलत कदम उठाया है। घर से अच्छी जगह कोई नहीं होती, चाहे घर में रहने वाले एक दूसरे से नाराज़ ही क्यों ना हो। अली इमरान ने रसानियत से कहा। मैं नहीं मान सकता, वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। ये इस शख्स की कोई चाल है, आप माने या ना माने। पाशा ने गज़बनाक होकर जवाब दिया। अली इमरान को मज़ीद कुछ कहना बेकार लगा, वो खामोश रहे। खैर, अगर वो ज़मीन के ऊपर ही है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, ज़रा बाहर आ जाऊं, पाशा ने मज़ीद कहा
और इस अफसर आला को सबक सिखाना तो मेरा मिशन है। आप देखेंगे कि मैं करता क्या हूँ। पाशा लॉकअप में इधर से उधर आने जाने लगा। ये कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, मुझे 2 दिन से ज़्यादा लॉकअप में नहीं रखवा सकता। एक अफसर ही तो है, गवर्नर तो नहीं है। माई फुट। उसने दीवार को ठोकर लगाई। अच्छा मैं चलता हूँ, अभी घर की सूरत हाल भी मालूम करना है। आले इमरान को वहाँ मज़ीद ठहरना बेसूद लगा। अच्छा खुदा हाफिज़, मैं अम्मा के पास ही हूँ तुम्हारे घर आने तक। वो ये कहकर उसकी किसी बात का इंतज़ार किए बगैर आगे बढ़ गए। हेलो जी, मैं मुज़ाहिर बात कर रहा हूँ। पाशा की वालदा से बात करवाइए। वो ऑफिस वापस जाने के बजाय घर आ गए थे। जहन बहुत मुंतशिर था। सब लोग लंच के बाद कमरों में बंद थे। बाबा ने उन्हें चांद के आने की इतला पहुंचा दी थी। इतने अरसे बाद भाई की आमद ने भी उनके अंदर किसी किस्म के जज्बात नहीं जगाए। वहाँ तो एक ही सवाल की बाज़गश्त थी, वो कहाँ है। और आते ही उन्होंने पाशा की माँ से रब्ता किया था। उन्हें महसूस तो हो रहा था कि पाशा ने जो कहा वो गलत नहीं, लेकिन वो ये भी समझते थे कि ये सब महानूर की खुशी से तो हरगिज़ नहीं हुआ होगा। पता नहीं किन किन तरीक़ों से उस पर दबाव डाला गया होगा, कितने किस्म की धमकियाँ उसने सुनी होंगी, किस तरह उसे हरासा खौफजदा किया गया होगा। दूसरी तरफ से कमरुन्निसा की नहीफ व कमज़ोर आवाज़ आना शुरू हो गई थी। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम, महानूर का कज़न मज़ाहिर बात कर रहा हूँ। तो क्या वो तुम्हारे घर पहुँच गई? बेटे मेरी उससे बात कराओ। कमरुन्निसा की बेताबी और तड़प ने मज़ाहिर को एक मरतबा फिर उलझा दिया। अगर वो हमसे नाराज़ है तो कोई बात नहीं बेटे, मैं 1000 बार उससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। यहाँ नहीं आना चाहती तो उसकी खुशी, बस मुझे उसकी सूरत दिखा दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। कमरुन्निसा मज़ाहिर की कोई बात सुने बगैर बस अपनी कहे जा रही थी। बेटे जब उसकी नानी ने हालात के सामने हथियार डाल दिए तब मैंने उसे आने वाले वक्त से खबरदार करते हुए समझा दिया था। उसके सर पर अपनी चादर डाली थी, उसे अपनी बेटी बनाया था। खैर अब भी मुझे उसकी खुशी मंजूर है। तुम या तो उससे बात करा दो या उसकी सूरत दिखा दो, मैं ताक़यामत तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। बोलते बोलते उनकी आवाज़ पर आंसू गालिब आ गए। मज़ाहिर बुरी तरह उलझ रहे थे। जब आप सब ये कुछ कर चुके थे और वो रजामंद हो गई थी तो वो आपके घर से क्यों निकल गई? क्यों छोड़ा उसने आपका घर? साफ ज़ाहिर है उसे ये सब मंजूर नहीं था। उस पर ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर डाला गया, ब्लैकमेल किया गया। अगर वो रजामंद होती तो कभी आपका घर छोड़कर ना जाती। वो हमारे पास नहीं पहुंची, उसका पता आप ही लोग बताएंगे, सीधी तरह नहीं तो और तरह से। मज़ाहिर ने तज़ब्ज़ब की कैफियत में कदरे नाराज़गी से कहा, काश मुझे उसका पता मालूम हो जाए मेरे बेटे। एक एक सांस अंदर आरी बनकर चल रही है। मुझे उस बच्ची की मज़लूमियत ने ज़िंदा दरगोर कर दिया है। देखो बेटे, अगर वाकई तुम्हें उसका पता है तो बस मुझे उसकी आवाज़ सुनवा दो, मेरे लिए ये भी बहुत है। कमरुन्निसा की ज़हनी कैफियत नॉर्मल नहीं थी। उन्हें मज़ाहिर की बात का एतबार नहीं था। फिर वो ज़हनी अज़ियत के उस मुकाम पर किसी मोज़े की मुंतज़िर थी। मुझे जैसे ही उसका ठिकाना मालूम हुआ सबसे पहले आपको इतला करूँगा। मज़ाहिर ने गायब दिमागी की कैफियत में रिसीवर रख दिया था। अंदर की आवाज़ कमरुन्निसा को सादिक बता रही थी, मगर दिमाग इसे कोई साजिश करार दे रहा था। वो बेवकूफ़ लड़की इतने होशियार लोगों को जुल देने की मंसूबाबंदी हरगिज़ नहीं कर सकती, जिसे ना रूट्स का सेंस है ना कन्वेंस की मालूमात। हो सकता है पाशा की इस करामत का इल्म उसकी माँ को भी ना हो। अब यह था कि जहन में कुछ भी क्लियर नहीं था, कोई ख्याल वाजे ट्रैक पर नहीं था। वो उठकर इधर उधर टहलने लगे। या तो ये कि वाकई वो कोई हमाकत की इंतहा कर बैठी है, क्या पाशा ज़बरदस्त गेम खेल रहा है? आखिर वो जा कहाँ सकती है? किसी किस्म का जवाब अंदर से नहीं उभर रहा था। एक बेकरार सन्नाटा हर सवाल के जवाब में दामन फैलाकर खड़ा हो जाता था।